Welcome to UMSA Academy. My name is Aishwarya Lokhande, a साइंस एजुकेटर। और हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ओके, वो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसमें हमने जो क्वेश्चन 1 है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है उसका जो ए पार्ट है वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बी पार्ट, जिसमें कि हमें 3 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या? किसी को प्रोटेक्ट करना। आ रहा है समझ में? अभी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब क्या? हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है? जो भी हमें जीने के लिए चाहिए सब आ रहा है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट। ओके, ये सब जो है वो किस में आ रहा है? एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो इसको प्रॉपर तरीके से कंजर्व करना हमारी क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जब से जो ह्यूमन स्पेसिस है वो एग्जिस्ट करने लगी है अर्थ पे, तब से हमारा और इन्वायरमेंट का एक अच्छा सा रिलेशन रहा है, जिसमें कि इन्वायरमेंट हमें मतलब जीने के लिए चीज़ें दे रहा है, जैसे कि हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, उसके बाद फूड दे रहा है। तो एक क्या है? रिलेशनशिप है। और उसके बाद जब हम मतलब जो ह्यूमंस है या फिर बाकी के जो एनिमल्स है, जब वो डेड हो जाते हैं, तब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा सॉइल में चला जाता है और डिकम्पोजिशन होके हम इन्वायरमेंट को उनके जो न्यूट्रिएंट्स है फिर से दे रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है? एक इंटर रिलेशनशिप है। ओके, तो जो अर्थ पे हमने जो ह्यूमंस है उन्होंने एक अपनी सुपेरिटी को क्या किया है? प्रूफ किया है। कैसे? जितने भी एनिमल्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन है, क्योंकि उसने क्या किया है? खुद को इवॉल्व किया है। ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी किसकी है? तो वो ह्यूमन की है। उसके बाद हमारी बहुत अच्छी एक इमेजिनेशन एबिलिटी है, जिससे हम बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। इवन जो ऑर्गेनिज्म हमसे ज़्यादा ताकतवर है उन पे भी हम हमारे इंटेलिजेंसी से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा अभी पूरे नेचर पे, पूरे वर्ल्ड पे क्या है? डोमिनेशन है, क्योंकि हम अभी सुपीरियर है। हमने खुद को उतना मॉडिफाई किया है, हमने खुद को उतना क्या किया है? डेवलप किया है, उतना इवॉल्व किया है। ओके, तो हम इसके कारण हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि हम पहले जंगल में रहते थे, तब हमने क्या किया? हमें पता चला कि फायर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उससे खाना कैसे पकाते हैं। पहले तो हम रॉ मटेरियल्स खाते थे। मतलब हमने क्या किया? अपना ब्रेन है ना, उसको मॉडिफाई मॉडिफाई करते गए। ओके, तो अभी हम जैसे कि हमने जैसे फायर प्रोड्यूस किया, वैसे अभी हम नए नए टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। और नए नए टेक्नोलॉजीज की वजह से हम नेचर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जितना करना चाहिए उससे भी ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका यूज़ कर रहे हैं। और जिसकी वजह से हमें एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ चाहिए, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नेचर को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। ओके, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमने सब कुछ बिगाड़ा है तो हम खुद ही उसको क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। ओके, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? एक प्रॉपर एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई अननोइंगली ये सब एक्टिविटी कर रहा है, जो इतना एडुकेटेड नहीं है, उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो हम उसको अवेयर कर सकते हैं। खुद भी हम क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रख सकते हैं। कैसे? जैसे कि व्हीकल्स का हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट कर सकते हैं। ओके, उससे क्या होगा? जो पोल्यूशन है वो कम होगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और हम एक इन्वायरमेंटल बैलेंस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एज ए ह्यूमन। ओके, क्योंकि हमने ये सब कुछ बिगाड़ा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे कि हमने अर्बनाइजेशन किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है? इन्वायरमेंटल लॉस हुआ है। तो उसको हम ही कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो यही सब यहाँ पे लिखा है। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ओके, हमारा एक अच्छा रिलेशन रहा है। उसके बाद ऑन द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपेरिटी एज compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginations, ability, etc.
ह्यूमन इस्टेब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर, हमारा एक अभी डोमिनेशन है नेचर पे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अभी क्या है, सुपीरियर है अर्थ पे। ओके, और ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हमें एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ चाहिए, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड ह्यूमन हार्म द नेचर एज मच एज पॉसिबल, एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज द problem. From this, we can understand that human has important role in maintaining the environmental balance. इससे हमने क्या सीखा कि हाँ भाई, हम तो सुपीरियर है, ओके, हमने सब कुछ बिगाड़ा है, लेकिन हम ही अपना दिमाग का यूज करके अभी सब क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. If human has disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. Okay, many times general public is unknown that its activity are harmful to environment, and thereby unknowingly many activities happen. तो हमें क्या करना है, अगर कोई लोग हमारे आजू बाजू है जो क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज़्यादा वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीका उनको पता नहीं है कि कैसे वेस्ट डिस्पोज करते हैं, व्हाट इज़ ड्राई वेस्ट, व्हाट इज़ वेट वेस्ट, तो उनको वो बताना है, हमें क्या करना है, सोसाइटी को अवेयर करना है, उनको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस समझाना है. ओके, तो ये सब आएगा इस क्वेश्चन में. ओके, अभी हम क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो ये जो क्वेश्चन है, हमें पता है कि हमारे जो अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं. देर आर बिलियंस ऑफ एनिमल्स, कुछ एक्वाटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है, कुछ एरियल है. ओके, तो हमें पता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स है वो रह रहे हैं अभी अर्थ पे. तो अगर हमें पता है, अभी हमने पहले ही जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किया, हम सुपीरियर है, हम नए नए क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं. ओके, हम नए नए क्या कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन एनिमल का प्रॉपर स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो अभी हम एक एक एनिमल तो नहीं लेंगे स्टडी करने के लिए. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा एनिमल है, सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच शोज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम एक ग्रुप में डाल रहे हैं. ओके, तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक समान क्या दिखा रहे हैं, फीचर्स दिखा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक एनिमल को उठाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो हमें पूरा ग्रुप का पता चल जाएगा कि भाई ये लोग ऐसे होते हैं. तो क्या हो रहा है, जो हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है एनिमल्स को, उसकी वजह से हमारा स्टडी क्या हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है, इजी हो गया है. ओके, और ज़्यादा रैपिडली विदाउट टाइम कंज्यूमिंग हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का स्टडी कर सकते हैं. ओके, ड्यू टू द क्लासिफिकेशन. तो हमें पता है एनिमल क्लासिफिकेशन में एक तो होती है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक है मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, तो दोनों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. जो मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ एक जो फर्स्ट फाइलम था प्रोटोजोआ उसको निकाल दिया है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, बाकी के सब क्या थे, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर थे, तो उसका एक अलग से किंगडम बनाया गया है, और बाकी सब तो वैसे के वैसा ही है. तो हमें दो मेजर ग्रुप पता है जो एनिमल्स के, एक होते हैं कॉर्डेट्स, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स. ओके, तो अभी कॉर्डेट्स में क्या कौन आ रहा है और नॉन कॉर्डेट्स में कौन आ रहा है. तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनकी जो बॉडी है विच इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड मतलब कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है किसी भी वुमेन में, तो वहाँ पे एक ऑर्गन होता है नोटोकॉर्ड, जो आगे जाके मॉडिफाई हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में. ओके, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में वो अभी भी नोटोकॉर्ड है, उसकी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो किसी किसी तो पार्ट में प्रेजेंट है एनिमल में. ओके, अगर कोई भी एनिमल कॉर्डेट है तो ऑफ कोर्स उसका फर्स्ट और मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, टोटली absent होता है. आ रहा है समझ में. ओके, उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है फेरेंजियल गिल स्लिट. जैसे कि हमें फिश पता है, फिश में क्या होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, कुछ और ऑर्गेनिजम्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उससे वो क्या कर पाएंगे, रेस्पिरेशन कर पाएंगे. ओके,
तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें तो एक तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी या फिर लंग्स प्रेजेंट होंगे। लंग्स क्या है, एक मॉडिफिकेशन है किसका, गिल स्लिट्स का। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे जो ह्यूमन होते हैं उनमें गिल स्लिट्स दिखती है और उसका फिर मॉडिफिकेशन लंग्स में हो जाता है। ओके। और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड यानी कि अभी हम उसको कंसिडर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अभी दोनों में प्रेजेंट है। ओके, अभी जो नर्व कॉर्ड है, अगर कॉर्डेट्स में देखा जाए तो वो डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड मतलब क्या, जो बैक एरिया है हमारा वहां पे प्रेजेंट है। अभी नर्व कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, जो वर्टिब्रल कॉलम हमने यहाँ पे डिस्कस किया, नोटोकॉर्ड को हम वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं, उसके अंदर ही क्या है, नर्व कॉर्ड है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हमारे बैक साइड पे है। बैक साइड को ही क्या बोलेंगे, डॉर्सल साइड। और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें वो कैसी होती है, अंदर से पूरी खाली होती है, उसका मतलब ये हॉलो होती है। और जो नर्व कॉर्ड है नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, वो कैसी होती है, वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, मतलब आगे वाले हिस्से पे प्रेजेंट है। ओके। और उनकी जो नर्व कॉर्ड है वो सॉलिड होती है और पेयर्ड होती है, मतलब अंदर से खाली नहीं है, पूरी भरी हुई है। ओके। और पेयर में प्रेजेंट है। जो हार्ट होता है नॉन कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल साइड, मतलब पीछे वाले साइड पे प्रेजेंट है। ओके। अगर प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे होगा, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। और जो कॉर्डेट्स है उनका जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड पे ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो आगे वाले हिस्से में ही प्रेजेंट है, जैसे कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। ओके। सो मूविंग फर्दर, राइट द करेक्ट आंसर इन ब्लैंक सर्कल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, सिर्फ यूज ऑफ स्टेम सेल दिया हुआ है और ये जो सर्कल्स है वो ब्लैंक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। ओके। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल मतलब कौन सी सेल्स, जैसे कि हमें पता है कि जब हमारा जब कोई भी वुमेन क्या कर रही है, प्रेगनेंसी अचीव कर रही है, तब क्या होता है, उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जैसे कि जाइगोट आगे जाके क्या हो रहा है, एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो अभी जब वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो वो जो एम्ब्रियो की सेल है ना, वो क्या है, उनके पास एक कैपेसिटी है। वो क्या है, एक स्पेशल टाइप की सेल है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो आगे जाके दूसरे सेल में क्या हो, डिवाइड हो, खुद को डिवाइड करके एक फंक्शन दे। आ रहा है समझ में, जैसे कि ये जो सेल्स है एम्ब्रियोनिक सेल्स, वो क्या कर रही है, डिवाइड 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 होके, डिवीजन को ही हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट होके क्या बना रही है, बोन सेल्स बना रही है, लीवर सेल्स बना रही है, और उसके बाद न्यूरॉन जो ब्रेन सेल्स है वो बना रही है। और ऐसे ही डिवाइड डिवाइड डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट होके वो 220 टाइप्स ऑफ सेल्स बना लेती है। और उससे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो इज फर्दर डेवलप्ड इनटू द फीटस। फीटस में उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और उसको ही हम क्या कर रहे हैं, बेबी कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टेम सेल का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है। ओके। मतलब स्टेम सेल्स का है, दे आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल which are differentiated into another types of cells and gives rise to entire organism. ओके। ऐसे सेल्स है जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएट करके 220 टाइप्स ऑफ सेल्स बना रही है। ओके। अभी ये स्टेम सेल के यूजेस क्या है, जैसे कि अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है, मतलब जो स्टेम सेल्स है उनका डिफरेंशिएशन 14 डे, जब भी कोई लेडी प्रेगनेंसी अचीव कर रही है उसके बाद 14 डे से वो एम्ब्रियो क्या होता है, फीटिस में डेवलप होना चालू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उससे पहले ही हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेम सेल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल के लैबोरेटरी में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है स्टेम सेल के पास एक क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो क्या हो सकती है, बाकी के सेल में डिवाइड हो सकती है, ये पहली बात हमें पता है। अभी ये जो एबिलिटी है ना, खुद की सेल्फ रिप्रोड्यूस करने की, ओके, या फिर सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करने की, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्लूरोपोटेंसी बोलते हैं। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व करके हम लैबोरेटरी में ही इसका डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं।
और जिससे हम एक इंटायर ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टेम सेल्स निकाले और उससे हम क्या कर सकते हैं, किडनी डेवलप कर सकते हैं। जो स्टेम सेल्स है वो डिफरेंशिएट होकर किडनी की सेल्स बन जाएंगी और किडनी से पूरा इंटायर ऑर्गन जो किडनी है वो फॉर्म करेंगी। और वो जो किसी की अगर किडनी खराब है उसमें हम वो किडनी एज ए क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो क्या स्टेम सेल का यूज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इवन फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, हमें पता है डायबिटीज क्यों होती है। जो इंसुलिन होता है जो हमारा बॉडी में पैनक्रियास, ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के वहां पे है पैनक्रिया, वो प्रोड्यूस करवा रहा है इंसुलिन। अगर वो कम प्रोड्यूस हो जाए तो हमें डायबिटीज हो जाती है। तो वो जो पैनक्रियाज है उसके जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो सेल्स है वहां पे हम स्टेम सेल की मदद से एक न्यूली अच्छे वाले बीटा सेल्स क्या जो डेड सेल्स है उनको रिमूव करके अच्छे वाले जो बीटा सेल है वो वहां पे डाल देंगे पैनक्रिया में। तो इंसुलिन प्रोडक्शन फिर से क्या हो जाएगा कि अप्रोप्रिएट हो जाएगा, और जिससे हम डायबिटीज को परमानेंटली क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो वहां पे भी यूज होगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो हमें पता है कि ब्लड में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ के स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके हम ब्लड सेल्स बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, स्टेम सेल के यूज है। और ये तीनों ही ने बहुत सारे यूज है जो बुक में दिए हुए हैं। तो ये टॉपिक अगर अच्छे से करके जाओगे तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, मूविंग फर्दर, राइट डाउन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, डिजास्टर क्या होता है, सडनली कुछ तो एनवायरनमेंट में हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, इवन लाइफ लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिजास्टर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये डिजास्टर तो एक तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरली आ रहे हैं, एक तो कोई मैन मेड है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इन्वायरमेंट को ह्यूमन क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, और उसके कारण ही ये डिजास्टर्स आ रहे हैं। डिजास्टर के एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, फेमाइन। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इवन जो छोटा सा एक्सीडेंट होता है उसको भी हम डिजास्टर बोलते हैं, लेकिन वो एक मैन मेड डिजास्टर है। ओके, तो डिजास्टर मतलब क्या, सडनली कुछ तो हो रहा है जिसको हमने पहले प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ कि होने वाला है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को लोग इंजर्ड हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म इंजर्ड हो रहे हैं, और इन्वायरमेंट का भी लॉस हो रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, डिजास्टर कंसिडर करते हैं। तो इस डिजास्टर को प्रॉपर वे में मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अगर किसी एरिया में फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया है, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जो पहला एम होगा, वो क्या होगा कि वहां पे जितने भी लोग उस डिजास्टर से लड़ रहे हैं उनको बचाना। क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन लाइफ को सेव करना है। ओके, वहां से लोगों को बाहर निकालना है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट का। उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया, अभी उनको जो चाहिए, जैसे कि किसी को पानी चाहिए, किसी को बैंडेज चाहिए, किसी को मेडिकेशन चाहिए, तो वो सब हमें क्या करना है, उनको प्रोवाइड करके देना है। तो सेकंड क्या है, सप्लाई द इसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द पीपल। एंड उससे क्या होगा, जो डिजास्टर का इफेक्ट है वो रिड्यूस होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अभी डिजास्टर होके चली गई है, तो वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो बहुत सारा ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ पे बिखरा होगा, तो उसको हमें साफ करके लेना है। उसके बाद वहाँ पे अगर हम वहाँ पे वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो सब करना है। तो हमें क्या करना है, ह्यूमन लाइफ का रिस्टोर कैसे है उस काम करना है। ओके, उसके बाद उसके बाद रिहेबिटेंट डिजास्टर विक्टिम्स, अभी उनको हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो काम है वो गवर्नमेंट का है, कि अभी जो डिजास्टर हुआ है, जिन पे डिजास्टर हुआ है, जो विक्टिम्स है वहां पे जिन पे आया है डिजास्टर, उनको रिकंस्ट्रक्ट करके देना। एक तो उनके हाउसेस, उनका जो प्रॉपर्टी लॉस हुआ है उनको वो क्या करके देना, रिकंस्ट्रक्ट करके देना, या फिर उनको कुछ ना कुछ फंड प्रोवाइड करना। ओके, अभी ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव 4 जो हम डिजास्टर के वक्त कर सकते हैं। अभी डिजास्टर होके चली गई तो हमें पता है कि इस जगह पे फिर से डिजास्टर होने के चांसेस है, तो फ्यूचर में ऐसे ना हो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, जैसे कि वहाँ
वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देनी है, मॉक ड्रिल सिखाने हैं, ओके। और हमें फ्यूचर में ये ना हो उसका ध्यान रखना है, जिससे क्या होगी कि जो डिजास्टर की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी। तो ये 5 क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है डिजास्टर मैनेजमेंट के, ओके। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल एंड डीजल। तो हमें पता है जो डीजल और पेट्रोल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा CO2 इमिशन होता है और उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें इथेनॉल डालेंगे तो क्या होगा कि जो CO2 इमिशन है वो 30% कम हो रहा है, मतलब एज यूजल पोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि 30% क्या हो रहा है, CO2 इमिशन कम हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, ओके। क्योंकि जो CO2 है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो इथेनॉल है, अगर हम पेट्रोल और डीजल में उसको यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारे जो गाड़ी का कोई भी व्हीकल है उसका इंजन साफ करवा के दे रहा है, जिससे हमारी गाड़ी क्या होगी, एक अच्छे से चलेगी ज्यादा दिन तक, और अच्छी एक क्वालिटी इंप्रूव रहेगी फ्यूल की भी, क्योंकि फ्यूल क्या कर रहा है, तो CO2 इमिशन कम कर रहा है, और दूसरा इंजन भी साफ करवा के दे रहा है, और तीसरा उसकी वजह से हम कोई भी व्हीकल क्या कर पाएंगे, स्मूथली रन कर पाएंगे, ओके। तो ये सारे बेनिफिट्स है अगर हमने इथेनॉल को मिक्स किया पेट्रोल और डीजल के साथ, ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके। ये क्वेश्चन आज हम अभी डिस्कस करते हैं और जो अगले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो हमें पता है, हमने पहले डिस्कस किया, हम सुपीरियर है, कि हम बाकी के ऑर्गेनिज्म से क्या है, सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है, क्योंकि हमने खुद को इवॉल्व किया, ओके। जैसे कि पहले हम जंगल में रहते थे, तो हमने क्या किया, हमने खुद को इवॉल्व किया। जैसे कि हमें पता चला कि फायर को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम पहले रॉ मटेरियल खाते थे, उसके बाद हमने पकाना स्टार्ट किया, उसके बाद फूड ऐसे प्रिपेयर होता है वो हमें पता चला, ओके। उसके बाद लकड़ी से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो हमें पता चला, तो हमने घर बनाए, ओके। तो ये क्या, हमने हमारे दिमाग का यूज करके क्या किया, खुद को इवॉल्व किया, ओके। और जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होते गया, तो उससे क्या हुआ, हमारे बॉडी में जो भी ऐसे ऑर्गन्स थे, फॉर एग्जांपल अभी हमें टेल की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होते गए, डिजनरेट होके गए, डिजनरेट होते गए, और जो नए कैरेक्टरिस्टिक्स है हम में इवॉल्व होते गए, ओके। अभी ये क्यों हुआ, तो देखो, जो नेचर है उसमें हम जैसे बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन हमने ज़्यादा इवोल्यूशन किया, हमने ज़्यादा खुद में मॉडिफिकेशन लाए, तो जो नेचर है उसने हमें सिलेक्ट कर दिया, ओके। मतलब हमने क्या किया, अगर नेचर में कुछ भी हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग खुद को हमने क्या किया, एडजस्ट किया, ओके। तो हम सरवाइव कर पाए, और ऐसे सरवाइव कर पाए कि हम अभी सुपीरियर बन गए, मतलब हमने बहुत ज्यादा इवोल्यूशन किया। तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब नेचर हमें सिलेक्ट करता है अगर हमने खुद को इवॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल जो डायनासोर है उनकी स्पेसिस क्या हो गई, अभी एक्सटिंक्ट हो गई है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्पेसिस क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो इन्होंने क्या किया, खुद को इवॉल्व नहीं किया, वो कंपटीशन में उतरे नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे साथ में, तो उन्होंने खुद को क्या नहीं किया, खुद को इवॉल्व नहीं किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो क्या नहीं थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं थे, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, और बाकी के जो लोग हैं उनके साथ कंपटीशन, उनके साथ कॉम्पिट नहीं कर पा रहे थे। तो हमें पता है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उसमें हमें खुद को इवॉल्व करना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। और अगर हमने मॉडिफिकेशन किए, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन में ही मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इट इज स्लो प्रोसेस, लेकिन मॉडिफिकेशन होता है, ओके। तो हमने क्या कर दिया, कंपटीशन में हम विन हो गए, और उसकी वजह से आज क्या है, हम, हमारी स्पेसिस क्या है,
अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, या बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है जो अभी एग्जिस्ट है, क्योंकि उन्होंने भी खुद को क्या किया, इवॉल्व किया, वो कंपटीशन में उतरे और उन्होंने उसका सामना किया, उसकी वजह से वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। तो यही थी डार्विन्स की थ्योरी। ओके, डार्विन क्या था, एक फेमस साइंटिस्ट था। उसने अपनी एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, और उसमें उसने डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग डार्विन क्या बोल रहा है, ओके, Darwin's theory is Darwin's theory of natural selection is based on the concept of survival of the fittest. मैंने अभी explain किया। Okay, under limited resources, organisms compete with each other in a life-threatening manner for their survival. According to this theory, only those organisms survive which shows modification for winning the competition. The selected organism can give rise to new species with their specific set of कैरेक्टर्स। तो ये थी डार्विन्स की थ्योरी। ओके, तो आगे के जो क्वेश्चंस है हम अगले वीडियो में देखेंगे। एंड